तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। जीके जीएस का महामैराथन सीरीज मैंने आप लोगों के डिमांड पे ही, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोले थे सर बिहार दरोगा कराइए, बिहार एसएससी का कराइए, सीजीएल का कराइए, एनटीपीसी का कराइए। तो मैंने एक जो कॉम्बो पैक होता है ना, मैं उसको लेके आया हूँ। इसमें आपको इसका जो है प्रैक्टिस सेट एक है। आपको इसमें किसी भी सब्जेक्ट से ऐसा नहीं लगेगा कि सर इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन का रेशियो कम है। आपको सारे सब्जेक्ट्स का जो क्वेश्चन है ना, बहुत इसमें मॉडिफाई करके रखा गया है, और जो रेशियो है ना क्वेश्चन का, वो बहुत ज़बरदस्त रेशियो है, सारे सब्जेक्ट से मिलेंगे। और जो करेंट ट्रेंड चल रहा है ना करंट अफेयर्स का, 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो इसमें भी आपको 28 प्लस करेंट अफेयर्स है, और जो एक करेंट अफेयर्स है ना, वो आपको पूरे कंसेप्ट को बताता है, ना कि सिर्फ एक पॉइंट को बताता है। आप पूछोगे सर यह जो इस सीरीज़ का मेन मकसद क्या है, तो इस सीरीज़ का मेरा मेन मकसद है आपको मैं कम समय में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपको किसी एग्जाम में सोचने की नौबत ना हो। और मैं इस सीरीज को हमेशा कंटिन्यू रखूंगा। इसमें जब भी आएंगे 100 प्रश्न होंगे, और यह 3 दिन आपको मिलेंगे, जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मिलेंगे। आप पूछोगे सर किस कंपटीशन के लिए है, तो ये सारे कंपटीशन के लिए है। आप इंडिया के जितने भी कंपटीशन एग्जाम, जो वनडे एग्जाम है जिसका आपको प्री और मेंस जितने भी है जिसमें एमसीक्यू आते हैं, आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए, मैं किसी एक इस एग्ज़ाम के लिए नहीं इसको मॉडिफाई किया हूँ, सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के मैं इसको डिज़ाइन करवाया हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट्स का जो रेशियो है ना, इसलिए मैं तो यहाँ पे कुछ ही लोगों को, मैं कुछ ही चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हूँ। मैंने सारे चीज़ों के यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा होता है। अब बाद बाकी मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं, या उसका प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, या कुछ नॉलेज लेने जा रहे हैं, तो यह सीरीज़ आपकी किस्मत और ज़िंदगी दोनों बदलने वाली है। अब वर्दी और नौकरी आपकी होगी। देखिए, इस सीरीज़ को थोड़ा सा 2-3 मिनट, ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो कोई भी मॉक टेस्ट 33 मिनट से कम में नहीं आता है। लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, वो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाला हूं। अगर आप सभी क्वेश्चंस का बात करें ना, तो मॉडरेट टू हाई लेवल का इसमें प्रश्न है लेना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागौर से मिलते हैं। चलिए बात करते हैं, जो पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो मिला है ना, वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है, और राजस्थान के हम लोग बात करें तो बागौर से मिला है। यहाँ पे राजस्थान का आपसे चर्चा किया गया, आदमगढ़ नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? देखिए, हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में अभी है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी पे है, तो ये रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। बात करें हम लोग कालीबंगा का, तो कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहीं पे बात करें लोथल का, तो लोथल गुजरात प्रांत में है, और आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में साइट है। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों से थी। देखिए, जो भारत में सिकंदर को सफलता मिला ना, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये तो बिल्कुल सही था, कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं था। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो यह एक अच्छा प्रशासक भी था। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम जो है वो है रजत रंगिनी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो हैं चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो धर्मपाल, बंगाल के जो शासक थे धर्मपाल, ये पाल वंश के थे। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल अब्बदीन। इसे कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, इसको अकबर कहने से अकबर क्यों कहा जाता है, ताकि यह धर्म सहिष्णुता और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जो जैनुल अब्बदीन था, ये बहुत अच्छा अकबर की तरह ही काम किया था, इसीलिए इसको अकबर की तरह ही बोलते हैं, कश्मीर का अकबर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। अगला प्रश्न है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1981 में बंबई से दो पत्रिका, एक केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्रिकाएं उन्होंने जारी किए थे। वो था, एक था केसरी और दूसरा था मराठा, ये दोनों पत्रिका था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट थी। ये विदेशी थी, लेकिन अगर भारतीय का नाम पे चर्चा किया जाए तो भारतीय का नाम थी सरोजनी नायडू। ये बनी थी 1917 में। कौन सा अधिवेशन था मैं आप लोगों से पूछता हूँ। 8 साल बाद ये बनी थी 1925 में, और फिर से 8 साल बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने ही भारत का प्रथम फ्लैग डिजाइन भी किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए लखनऊ में जो किसान सभा हुआ था वो 1936 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, और इसके जो आपके किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष कौन सी थी वो? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 1929 में, एग्जैक्ट मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। अगला प्रश्न है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। अगला प्रश्न है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? देखिए अगर हम लोग नीलगिरी की बात करें ना तो यह 3 राज्यों में बेसिकली है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही है तमिलनाडु, इसलिए तमिलनाडु हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ये तीनों राज्य में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है केटू। केटू बोले तो गॉडविन ऑस्टिन। अगर भारत में, ये तो भारत की है, अगर भारत में बोला जाए ना तो भारत में आपका कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां है? तो गद्दी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो ये बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध गेहूं के उत्पादन से था और गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ था उस समय। अगला प्रश्न है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? देखिए आपको नकदी फसल बताना है, नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका गेहूं हो जाएगा। देखिए नकदी फसल से अगर हम लोग का तात्पर्य है तो ऐसा फसल जो
मनी के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे कैश क्रॉप होता है, इसके अंतर्गत जो आपका फसल आएगा, गन्ना आएगा, शुगर, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि, ये सब जो है ये सब क्या है, नकदी फसल है। लेकिन गेहूं और चावल क्या है, ये नकदी फसल ना होकर खाद्य फसल है, फूड क्रॉप्स इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? आपको खरीफ फसल बताना है कौन सा है। तो देखिए जो खरीफ फसल वो है आपका सोयाबीन। देखिए फसल 3 प्रकार के होते हैं, ऋतु के आधार पर इनको डिसाइड किया गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी जो फसल है ना, उसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, ये सब रबी फसल में है। खरीफ में वही धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, ये सब को हम लोग खरीफ में रखे हैं। जायद में क्या रखे हैं, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद फसल में रखे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोभी कहाँ पे है, मंगोलिया में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ लंबी थलीय सीमा बनाती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं है? देखिए इजराइल की जो साझी सीमा है ना, तो आप अगर मैप देखेंगे तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें जो स्थल रुद्ध देश है ना, वो है हंगरी। लेकिन बात करें टोटल कितने स्थल रुद्ध देश है, तो 47। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कोयला मंत्रालय के अंतर्गत इसे एक महारत्न कंपनी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पहला स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल ये तो भैया सही है, 36 का जो है ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह दुनिया में कोयला उत्पादन करने वाली एक सबसे कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय रांची होगा, रांची झारखंड में स्थित है। तो नहीं, कोल इंडिया का मुख्यालय रांची में नहीं बल्कि कोलकाता में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा अफ्रीकी एशियाई एकजुटता की भारत की विदेश नीति के केंद्रीय नेतृत्व के रूप में आरंभ किया? तो JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो दक्षिण भारत के, उस समय दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को हो गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 43वें वार्षिक सत्र का आयोजन 30 जून से 10 जुलाई 2019 के मध्य अजरबैजान की राजधानी में किया गया। अब इसमें से बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। देखिए इस वार्षिक सत्र के दौरान विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व भर के कुल 29 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो बिल्कुल भैया ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए इसका मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। इसका जो मैं डाला हूँ वो यहाँ पे ऑप्शन डाला हूँ, अगले स्लाइड में, इस स्लाइड में नहीं हो पाया था। दूसरा, विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र के दौरान 6 जुलाई 2019 को भारत के उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान के स्थित जयपुर शहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। तो भैया ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के 38 स्थलों में से 30 को सांस्कृतिक श्रेणी, 7 को प्राकृतिक श्रेणी तथा 1 स्थल को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भी सही है। तो 39 का आपका क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं करंट अफेयर्स को किस लेवल पे लेके आया हूँ, ताकि अगर एक चीज़ को पकड़ूंगा ना तो वहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकी का प्रयोग कर सुनहरे स्वर्ण यानी गोल्डन गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की। इसमें से बताना है जो 2 स्टेटमेंट है वो कौन कौन सा सही है। देखिए सौर ऊर्जा के अतिरिक्त ब्लैक गोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी अवशोषित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2
को अवशोषित कर यह उसे मीथेन में परिवर्तित करने में सक्षम है, यह भी सही है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में भारत को कितने समय के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो यानी बीपीपीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएम बीजेपी की क्रियान्वयन एजेंसी है, तो यह तो बिल्कुल सही है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, तो यह भी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय युवा ओलंपिक 2018 में भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक इनमें से किसने जीता है? मैं बोला हूं ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं 18 का भी डाला हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेरमी लाल रिनुंगा। देखिए ये जो है ये वेट लिफ्टर है, ये पूछा जाता है कि ये क्या थी, ये इनका संबंध किससे है, तो ये वेट लिफ्टर है। यहीं पे बात करें नीरज चोपड़ा का, तो नीरज चोपड़ा क्या है, जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान के लिए ईके जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप में से बहुत सारे लोग हार्ड क्वेश्चन, तो मैं इस सेट को थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल पे लेके जा रहा हूं ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो सके। जिनका बेसिक क्लियर है उन लोगों को बहुत मजा आएगा ऐसे प्रश्न करने में, ठीक है। और इस जो यह सीरीज है ये आपको सुबह 7:30 बजे आपको 101% मिल जाएगा। कब? तो सोमवार को नहीं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मिलेगा यह सीरीज। चलिए अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की हाल ही में हुई मृत्यु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। चलिए देखिए भूकंप तो आप सब जानते हैं, सिस्मोग्राफ। यहाँ पे ऊंचाई, तो ऊंचाई का संबंध किससे, अल्टीमीटर से मेजर करेंगे। विद्युत धारा तो एमीटर, और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो देखिए 1 का 2 3 1 4, 2 3 1 4 किसमें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 46 का क्या हो गया, 46 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आप अगर फेदोमीटर से देखिए तो फेदोमीटर से क्या नापते हैं, तो समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से तो वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर से ऊंचाई। यानी क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं, किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोरियम से। अगला प्रश्न है, इथरनेट एक उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल्स हैं, तो हिग्स बोसॉन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु जिनमें परमाणुओं की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? देखिए समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, C6 होता है और यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 10 मान लेता हूँ, और यहाँ पे फिर C6, और यहाँ पे मैं क्या मान लिया, यहाँ पे 11 मान लिया। देखिए समस्थानिक का मतलब क्या हुआ, जिसका स्थान बराबर हो। स्थान क्या होता है, नीचे वाला होता है, तो जिसका नीचे वाला बराबर होगा ना उसे समस्थानिक बोलेंगे। और जिसका ऊपर वाला, तो सर पे क्या रखते हो आप, भार रखते हो। अगर सपोज यहाँ पे 10-10 रहता, चाहे 11-11 रहता, तो क्या होता है, माथा पर का बोझा बराबर है, इसलिए आपका भार बराबर है, तो समभारिक। ऊपर वाला बराबर होगा तो भार है माथा पे, तो समभारिक, और नीचे वाला बराबर है तो समस्थानिक। चलिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिलिकॉन। अगला प्रश्न है मोती की रासायनिक संरचना है, तो मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है माइका डैश है, तो माइका क्या होता है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोहे अयस्कों में से वैलाडिला में किसका खनन होता है? तो वैलाडिला में हेमेटाइट का खनन होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 जिसको प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची 2 यानी तत्व से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। देखिए हीरा, हीरा में क्या होता है ये तो आप सबको पता है, कार्बन का अपरूप होता है। दूसरा संगमरमर, संगमरमर में क्या होगा? तो कैल्शियम। बालू, बालू में क्या होता है? सिलिकॉन। और माणिक, माणिक में क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। देखिए क्या हो जाएगा आपका एक, सबसे पहले 4 1 2 3, 4 1 2 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन का वर्गीकरण किसमें? स्तनी में किया जाता है। अगला प्रश्न है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो होता है उसका घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए अदरक, राइजोम ये तो सही सुमेलित है। अफीम, अफीम की डूडी से, और सन तना से। देखिए केसर जो है ना ये बीज नहीं है, केसर क्या है? केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन कोकस के जो पुष्प की जो स्टाइल होता है यानी जिसे वर्तिग्रा बोलते हैं, वर्तिकाग्रा, ठीक है, उससे प्राप्त किया जाता है, वर्तिकाग्र बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं? सल्फेनिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पे सल्फोनिक भी है और सल्फेनिक भी है, आपको याद रखना है सल्फेनिक अम्ल। अगला प्रश्न है किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास था, वहीं द्वितीय का क्या था? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अगला प्रश्न है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1862 में। अगला प्रश्न है नरसिम्हन समिति का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकिंग संरचना सुधार से। अगला प्रश्न है रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार के लिए। अगला प्रश्न है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन डैश के लिए किया जाता है? जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों और महिलाओं जो उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साख पत्र यानी LYC दिया जाता है। LYC बोले तो लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है। तो एक जो आयातकर्ता होता है ना उसके द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कोपेनहेगन में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? और यहाँ पे चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कोपेनहेगन किसका? तो ये डेनमार्क का राजधानी है। अगला प्रश्न है आप इसको बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। चलिए मैं नाफ्टा के बारे में बताता हूँ, NAFTA। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें 3 देश है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। आप तीनों को देख लिए। इन तीनों देशों ने मिलकर एक व्यापार का समझौता किया। वो किस दिन इसको फाउंड किया गया? तो 1 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है 11 एवं 12 मार्च 2019 को राजस्थान के पोखरन रेंज से पिनाक निर्देशित रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन कौन सा सही आपको ये बताना है।
देखिए, पिनाक के उन्नत संस्करण को दिशा निर्देश प्रणाली से लेस किया गया, इससे इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर हो गई। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 देखिए, जो स्टेटमेंट 2 देखिए, पिनाक एक विश्व स्तरीय मल्टी बैरल रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली है। ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 72 का आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2019 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित वाल्प्स उड़ान सुविधा के मिड अटलांटिक रीजन एयरपोर्ट से नासा के व्यावसायिक साझेदारी नॉर्थरोप गुम्मान के एंटारेस रॉकेट ने उड़ान भरी। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए, इस मिशन के तहत सिग्नस अंतरिक्ष यान में प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों के रूप में नेपाल का नेपाली सैट 1, श्रीलंका का रावण 1 तथा जापान का उगुइसु उपग्रह भी सवार था। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नेपाली सैट 1 नेपाल का प्रथम उपग्रह था। आप यहाँ पे देखिए नेपाली सैट 1, तो इससे भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये प्रथम उपग्रह था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से निर्भय मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। देखिए, निर्भय भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद वृक्षों के समान ऊंचाई से लेकर यह पृथ्वी से करीब 5 मीटर ऊपर तक उड़ सकती है, इसी कारण से इसे ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं इसलिए जानबूझ के इन सब प्रश्नों को समाहित किया हूँ, ताकि जो डिफ़िकल्ट प्रश्न है ना आपके करंट अफेयर्स के, वो मैं आपको अभी से बनाते चलूँ। ईजी लेवल पर तो आप लोग कर ही लेते हो। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2020 को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? मनाई गई है नहीं, मनाई जाएगी। ठीक है, मनाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 101। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ये संस्थापक भी रहे हैं और भारतीय अंतरिक्ष के जनक भी रहे हैं। कौन? तो विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में छोटे व सीमांत किसानों हेतु एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2019 को हाशिम आमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो वह दक्षिण अफ्रीका के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किया है? तो ये तुच्छ पाकिस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के लिए, किस्सा नहीं होगा, किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की है? तो ये झारखंड के रांची से किए हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। धारा 370 था उसको एबॉलिश करके और इन दो को यूटी बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर वर्ष मनाया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। क्योंकि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं तो इससे प्रश्न आना वाजिब है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 से 7 अगस्त के बीच। और इसका थीम क्या था? तो एम्पावर पेरेंट्स, ठीक है, इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग नाउ एंड फॉर फ्यूचर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई, जिसके लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं आपके मेजर जनरल GD बख्शी। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2019 को वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये तो बहुत फेमस नाम है, आप सबको पता होगा, रवीश कुमार NDTV के एडिटर इन चीफ हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हालांकि बहुत विवाद में भी रहते हैं तो उन सब चीज़ों पे हम लोग को नहीं जाना है। आपको जब भी एग्ज़ाम होना होता है ना तो आप न्यूट्रल बनिए, ठीक है। गॉड हमेशा आपका इंटेंशन चेक करते हैं, ठीक है। SSC चाहे आपका कोई भी आयोग होगा वो आपका कुछ भी आपका एबिलिटी चेक कर सकता है, लेकिन गॉड आपका इंटेंशन चेक करते हैं, और ये बहुत बड़ा वजह है, आप न्यूट्रल बनिए। चलिए अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेणुगोपाल
राव। देखिए इससे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सब लोग अभी संन्यास नहीं लिए तो आपको वहां से सीधा समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 31 जुलाई 2019 को कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वेश्वर हेगड़े। अगला प्रश्न है 30 जुलाई को मधुर लक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती मनाई गई थी, वह कौन थी ये बताना है आपको। तो यह भारत की पहली महिला विधायक होने के साथ साथ यह फर्स्ट लेडी सर्जन भी थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं, हम जो यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी उससे निकलता है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन का आप लोग एक जानते होंगे ओ मीना का जलवा, ठीक है, एक जो है ट्रिक है, तो इससे आप सबको पता होगा, ये सब आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24.56%। अगला प्रश्न है किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उड़ीसा। अगला प्रश्न है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है? तो वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष कतिपय विषिपय समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधे का रोपण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंड और कोरकू। अगला प्रश्न है कथन ए दिया गया है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, कारण एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। आपको बताना है कि अगर सही है ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन बी उसका कारण है या नहीं। अगर दोनों इसके हिसाब से आप देखिए, अगर ऑप्शन ए सही होगा आर गलत होगा तो ए टिक लगाइए, ऑप्शन ए गलत है आर सही है तो ऑप्शन बी टिक लगाइए। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है तो सी टिक लगाइए। ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है तो आपको डी टिक लगाना है। देखिए भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में जो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्य की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, तो ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिल्ली और पांडेचेरी के बारे में मिस कर दिया गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए सही है और ए और आर दोनों सही है। आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए आयु उनकी 35 वर्ष हो, ये तो बहुत आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, ये भी सही है। संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, पढ़ा लिखा हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर आपको कुछ बनना है तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। आपकी सारी डिग्रियाँ चेक होंगी, लेकिन जो हमारे देश को राज कर रहे हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया ही नहीं है। तो सोच लीजिए जिनको नहीं पढ़ना वो लोग नेता बनेंगे, जिनको पढ़ना है वो आप लोग ऑफिसर बनोगे। चलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में सर्वप्रथम हुआ था। चलिए आज का आखिरी प्रश्न नहीं, एक प्रश्न और है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? आपको इसका आंसर देना है।
देखिए इसके बारे में मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। क्या वो फैक्ट्स क्या है कि इसका जो मानव अधिकार आयोग है इसका कैसे गठन और क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति की गठन की जाती है। उस समिति में जो होते हैं सदस्य वो होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। तो आपको इसमें समझ में एक चीज़ तो अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन नहीं है, ताकि मैंने आपके सारे चीज़ों को बता दिया है तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि राज्यसभा का सभापति नहीं होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश जनगणना के आधार पर है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। एक चीज़ आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि आपने इस 100 प्रश्न में से कितने किए। चूंकि सेट मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखा हूं तो आपको थोड़ा सा स्कोर कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ यह आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यह सीरीज आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 3 दिन आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक दो चीज़ और, जो करंट अफेयर्स का सीरीज आ रहा है आप लोग जरूर देखिए और इसको अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए, चाहे वो किसी भी एग्जाम को देख रहे हैं ना, यहाँ से उनका करंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट एकदम A1 का हो जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।